स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल बाकी की पाठशाला में। और आज हम द ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम ऑफ ग्रेविटी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कैपलर्स के लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप सभी लोग वहां से जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? देखो, सिंपल लॉ है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सिंपल सिंपल सी बात कही है कि एवरी पार्टिकल जो होगा यूनिवर्स के अंदर वो एक अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले वर्ड्स को पकड़ना होता है, वर्ड्स को पकड़ोगे समझोगे तो बातें समझ में आ जाएगी। जो एवरी पार्टिकल यानी कि प्रत्येक कण क्या करता है यूनिवर्स के अंदर? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट से करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मान के चलो कि जैसे कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो क्या नाम आता है? नाम आता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, नाम आता है अट्रैक्टिव फोर्स का। तो क्या संबंध ये दोनों बनाते हैं? ठीक है, चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या कहते हैं ये। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा है न्यूटन ने कि भाई आपके पास दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब दो पार्टिकल्स, अगर ग्रेविटी की बात करें तो एक को सन मान सकते हैं आप, और एक को आप अर्थ मान सकते हैं। ठीक है, तो सन का अपने आप में कुछ ना कुछ मास होगा, और इसका भी, अर्थ का भी कुछ ना कुछ अपना मास होता ही है। ठीक है, और इनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होती है, इसका नाम होता है आर। देखिए, कोई भी प्लेनेट होगा वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और सन उसकी फोकस पे है। ये किसने कहा था? ये केपलर ने कहा था। तो ऐसा क्या है उनके बीच, ऐसा कौन सा नियम लगा हुआ है जो वो घूम रहे हैं? तब इन्होंने कहा, न्यूटन जी ने, कि जो ये फोर्स आता है ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, यानी कि m मल्टीप्लाई m के। तो ये बात ध्यान रखनी है। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि जो आकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वहीं दूसरी बात इन्होंने कही, का क्या कही? तो ये फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने बना दी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये रेसिप्रोकल होता है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, इतनी सी बात उन्होंने कह दी। ठीक है, तो ये दो नियम उन्होंने बातें बताई कि संसार के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उनके बीच जो अट्रैक्शन लगता है वो इस फोर्स की वजह से लगता है, ये प्रॉपर्टीज वो रखता है। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो क्या बन के आएगा? तो ये आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बन के आएगा, पर ये साइन आएगा m और m अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूटन का लॉ था। ठीक है, थोड़ा आगे अगर एलिब्रेट करें तो देखो, यहाँ पे आगे चलते हैं। ये देखो, ये सन है आपका, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग सन अट्रैक्ट करता है इसकी तरफ। ठीक है, यानी कि अर्थ खींचती है सन को, सन खींचता है अर्थ को। ठीक है, तो इसके बीच एक फोर्स, ये F1 है, ये F2 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और किसके इक्वल आता है? वो Gm×m अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर आता है, जो मैंने भी डेरिवेशन की है। ठीक है, तो इसमें कुछ जी की वैल्यू निकलेगी, तो जी की वैल्यू आपकी, जी क्या है इसके अंदर? तो ध्यान रखना, जी आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसकी हम खूब सारी बातें यहाँ पे करेंगे। जी की बात करनी इसलिए जरूरी है कि रेलवे का बहुत फोकस होता है यहाँ पर इसके मान पर। ठीक है, जैसे बात करें, ये हमने लगाई हुई है ग्रेविटी की, एफ ग्रेविटी कितनी है, ये सब चीज वो लगा रखी है कि m×g m अर्थ अपॉन आर स्क्वायर बराबर mg। इसको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल जी की बात करते हैं। हमने अभी बताया आपको, रिसेंटली डेरिवेटिव किया था, एफ अट्रैक्टिव बराबर जी m अपॉन में आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? भाई ये जाएगा इधर, तो यहाँ पे आपका एफ अट्रैक्टिव मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर अपॉन में एम और एम होगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि डायमेंशन क्या होगी भाई इसकी, कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन ऑफ, अगर जी हम लिखें तो हमने फर्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर बना रखा है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन तो होती है ml_t-2, और ये r क्योंकि एक डिस्टेंस है तो इसकी भी क्या होगी? L2 होगी, और अपॉन में मास की तो इसकी भी m होगी और इसकी भी m होगी। इस m से ये m कैंसिल आउट कर जाएगा, तो क्या बचेगा? तो हमारा जो बचेगा ये m जाएगा ऊपर, पावर -1, और ये L3 और ये t-2। तो ऐसे हम कैपिटल जी की डायमेंशन भी निकालते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन निकालने की आ सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 10⁻, ये 11 होती है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, वेट सेकेंड।
जी। तो ये देखिए, ये जी की वैल्यू हमें बता रखी है, मास ऑफ अर्थ आपका इतना होता है, अप्रोक्सीमेटली लर्न रखेंगे, ठीक है। 6800 6000 केजी के आसपास भी बोल सकते हैं इसको इसको हम 6000 केजी के आसपास लगभग बोल सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देगा तो वो वैल्यू देके रखेगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ की जो होती है लगभग लगभग इतनी होती है, 6.3 10 टू द पावर 6 मीटर के आसपास की। और जी की वैल्यू होती है आपकी ये, जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11, और ये यूनिट होती है। तो आप यूनिट भी देख सकते हैं, मैं इसकी यूनिट भी निकालता हूं भाई। अगर यूनिट निकालनी हो इसकी हमें तो कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट के लिए यूनिट ऑफ जी की बात करें तो हमें एफ की यूनिट बतानी चाहिए, क्या होती है, न्यूटन, जी न्यूटन। आर की होती है मीटर स्क्वायर, ये जाएगा इधर मीटर स्क्वायर, और ये सब जाएगा आपका डिवाइड में अपोन में केजी, अपोन में केजी का स्क्वायर। तो ये भी इसकी फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो कैपिटल जी के बारे में पता होना चाहिए सभी को। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुणांक है, ठीक है। और जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और डायमेंशन इसकी ये होती है, ठीक है। तो कुछ जो मेन पॉइंट है इसके अंदर बात करें, जैसे कि ये न्यूटन, वेट ए सेकेंड, ये तो की पॉइंट क्या क्या है, देखो सार्वत्रिकता यूनिवर्सलिटी इसकी बनी रहती है, यानी कि सार्वत्रिक गुना है, पूरे ब्रह्मांड में ये काम करेगा, ठीक है। फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स दो नेचर के होते हैं, फोर्स दो नेचर के होते हैं, एक करते हैं रिपल्सन और एक करते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूटन्स का लॉ जो फॉलो करता है ग्रेविटी का, वो हमेशा आकर्षण ही करेगा, अट्रैक्शन ही करेगा, चीजों को अपनी ओर खींचेगा। आपने देखा है, आप कोई वस्तु को ऊपर उछालते हो तो ऊपर जाके फिर नीचे ही आती है, कुछ भी चीज नीचे गिरेगी वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कारण ही गिरती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूरी का प्रभाव से कैसे डिपेंड करता है, मैंने दूरी का प्रभाव यही बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। वजन और द्रव्यमान में अंतर, देखिए इन द ग्रेविटी किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट बना रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है, ये होता है आपका कांस्टेंट। जबकि वेट आपका बदलता रहता है, क्यों, क्योंकि वेट जो है आपका, जो वजन है वो आपका जी पर डिपेंड करता है। अभी जी को हमने पढ़ाया नहीं है, अभी जी को जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि कब जाने पे कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर ज्यादा होता है, और क्या इसके अप्लाई क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स शून्य हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा केवल और केवल हो गया तो फ्री फॉल कंडीशन बन जाएगी, जिस क्या होती है अभी नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि ज्यादा बर्डन ना पड़े। अभी समय है, एक एक टॉपिक को क्लियर करोगे, एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। देखिए चैप्टर को खत्म हम 10 मिनट में भी कर सकते हैं, एक 30 मिनट में भी कर सकते हैं, और 1 घंटे में भी कर सकते हैं, और 5 मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो मैं जानता हूँ कि आपने कंसेप्ट सीखा हो, उसके पास जो अप्लाई क्वेश्चन है या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पढ़ें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कुछ चीजें अगर थ्योरी में छूट जाती है तो सब चीजें क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी देखें वीडियो को पूरा देखा करें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आपके पेपर में आ जाए और आपकी लाइफ बन जाए, ठीक है। तो जैसे कि ये फर्स्ट है, केवल पृथ्वी पर, केवल सौरमंडल में, केवल भारी वस्तुओं पर, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर। तो ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये सभी पर काम करेगा, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर वर्क करेगा, ठीक है। पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है, देखो ये स्मॉल जी की बात कर रहा है, ये कितना होता है, ये अभी हमने क्लास पढ़ाई नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। फिर भी इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, देखिए फोर्स डिपेंड करता है इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं मान के चलूं कि एक तो मेरा अर्थ फोर्स लगा रही है और एक मेरी मून फोर्स लगा रहा है, दोनों का रेशो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसके उल्टा है, तो मून का ऊपर आ जाएगा और अर्थ का नीचे आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखनी है, जो रेडियस डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। दूसरी मान सकते हैं उसको, आप मान सकते हैं एफ ई मान ले, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। तो ये आपको लगाना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि अर्थ और मून लगाएं, आप इसमें F1/F2 करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका उल्टा होता है तो R2/R स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि बीच की दूरी को दुगना करना है, केवल बीच की दूरी को दुगना करना है, यानी कि R1, यदि हमारा R1 R हो और R2 हमारा 2R हो, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे खत्म हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। अब मुझे बताओ जो F1 बन के आएगा रिलेशन, वो F1 बराबर और F2 बन के आएगा। तो नया फोर्स कौन सा है, नया फोर्स आपका F2 है, यहां भी कंफ्यूज मत करना। तो ये F2 जो है ना, F1 से 4 कम हो जाएगा, यानी कि 4 गुना
कम हो जाएगा तो क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। जी का अधिकतम वैल्यू कहाँ होती है, इससे ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, फिर भी देख लो कि केंद्र पर सतह पर वायुमंडल सतह पर केंद्र से सतह पर से ज्यादा होती है, पृथ्वी की सतह पर से ज्यादा होती है। ठीक है, ये शून्य क्या है, देखो एक क्वेश्चन और आया, गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस कारकों पर निर्भर करता है, देखो फॉर्मूला पढ़ा हमने, फॉर्मूला क्या है, G m1 m2/r² दैट से डिपेंड करता है पिंडों के जो भी ग्रह हैं, जो भी पार्टिकल है, उनके मास पर। देखो मास है, केवल तो नहीं है, और वस्तु के द्रव्यमान है, और डिपेंड करता है उनके बीच कितनी दूरी है, दूरी भी है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। ठीक है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी का भार की तुलना में कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ये सब क्वेश्चंस मोस्टली जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उस पर सब बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो वहां से हम क्लियर करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये देखो, दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलता है जबकि उनके बीच की दूरी को आधा कर दे। तो यानी कि आपने जो दूरी है, जो R2 मान के चले, वो R1 की आधी कर दी गई, और R1 आपका हमने R मान लिया। तो फोर्स यानी कि F1/F2 की बात करें तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे जो बन के आएगा भाई आपका R2/R1 का स्क्वायर बन के आ जाएगा। R2 की वैल्यू क्या है, R/2 इसका स्क्वायर। तो बताइए, ये नीचे आ जाएगा, R से खत्म हो जाएगा, तो 1 1 1 2 2 4, तो आपका ये रेशो बनेगा। यानी कि अगर आंसर की बात करें तो आंसर किसी फॉर्म में हो सकता है आपका, ये हम मान के चले कि दोनों में रेशो कितना है जी, दोनों में रेशो कितना आएगा, या कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो F2 की जो वैल्यू आएगी वो 4F1 आएगी, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा दूरी को आधा करने पर। यानी कि एक कंसेप्ट आप देख के चले, मैं आपको बता दूंगा एक बात और, ये देख के चले कि डिपेंड कर रहा है F1/R² पर। तो यहां से क्वेश्चन और बनता है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये काफी लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। ठीक है, और इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं माने जाते, कम स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ठीक है, जबकि जो और फोर्स होते हैं हमारे, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। तो आई होप दैट कि आपको ये लो समझ में आया होगा, और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे जब हम स्मॉल जी की वैल्यू पर स्टडी करेंगे। तो आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और वीडियो अपलोड करें आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।